सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों के कारवा में आज आप सुनिए शैलीन सागर जी की कहानी संगीन जुर्म का चौथा और अंतिम भाग। ये कहानी साहित्यिक पत्रिका हंस के जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। शायद पहली बार असगर के अंदर अब्बू अम्मी के खिलाफ आक्रोश पनपा था। अम्मी अमृता को अच्छी तरह जानती थीं, इसके बावजूद ऐसी नकारात्मक सोच, पराई लड़की साथ घूमना जैसे फिक्रों से असगर दंग और दुखी था। आज पहली बार अमृता के साथ अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचने लगा था। वे एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों इसे अच्छी तरह जानते थे। अलबत्ता अपने मुस्तकबिल के साथ वे अपने इस रिश्ते के भविष्य से भी पूरी तरह अनजान थे। पर आज पहली बार अमृता की आंखों की तरलता में उसे महज अपना अक्स ही नहीं दिखा, बल्कि चाहत और लगाव की आभा जैसे मूर्त होकर उसमें ठाठे मार रही थी। कुछ बेचैनी भी उसके अंदर नजर आई। पहली बार उसने अपना हाथ असगर के हाथ पर रख दिया। अंकल आंटी नाराज हैं? अरे बेवजह अम्मी परेशान हो रही हैं। अब्बू तो हर बात में उखड़ जाते हैं, उसने बात को टालते हुए कहा। हमें साथ देखने से गुस्सा हो रहे होंगे, उसने भीगी आवाज में पूछा। अरे कुछ नहीं यार, तुम परेशान मत हो, अम्मी संभाल लेंगी। उनके सामने होने से फोन काट दिया होगा। जाओ घर चले जाओ, अमृता फुसफुसाई। अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर में कामकाज में जब सब भूल जाएंगे, अम्मी सामने आने पर ज्यादा कुछ बोल गईं तो कहीं मेरे मुंह से कुछ न निकल जाए। यार तुम बेहतर समझते हो, पर मेरी वजह से तुम्हारे घर में टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो क्या तुम मुझसे दूर चली जाओगी? असगर ने उसकी नजरों में झांक कर पूछा। अमृता ने हौले से सिर हिलाया और अपना चेहरा झुका लिया। अपने हाथों पर असगर का दबाव महसूस कर रही थी वो। उसकी भी पकड़ मजबूत हो गई। एकाएक आंसू की उदास बूंदें उसके गालों से ढुलकने लगी। अरे ये क्या? कुछ नहीं, उसने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछी। चलती हूँ, उसने हाथ छुड़ा लिया। असगर ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। नहीं, अभी नहीं। अब वे खामोश थे, एक नए भावलोक से गुजर रहे थे। भावनाओं का आवेग उन्हें अंदर तक झकझोर रहा था। एक नए तरह की भावभूमि उनके अंतस को झंकृत कर रही थी। पहली बार मौसीकी की उफनती लहरों ने उनके पूरे वजूद को अपनी जद में ले लिया था। उन्हें अपने अंग अंग से संगीत के नए नए राग निसृत होते महसूस हो रहे थे। असगर और अमृता दोनों ही एक अभिनव आवेग से रूबरू थे। उन्हें कतई एहसास नहीं था कि उनके अंदर एक दूसरे के लिए रागात्मकता का समंदर ठाठे मार रहा है। असगर, अमृता ने धीरे से कहा, पता नहीं ये ठीक है या नहीं, पर बेहद कमजोर महसूस कर रही हूँ मैं। लगता ही नहीं कि कुछ अपने हाथ में है, गलत या सही। प्यार कभी गलत भी होता है क्या? असगर ने उसकी आंखों की गहराई में उतरते हुए कहा। अब दोनों तरफ चुप्पी थी। बाहर चाहत का उद्दाम आवेग था और अंदर गहरा पशुपेश। संवेदनाओं का ज्वार भला कैसे अनदेखा या अनचीना रह सकता है, पर उसके पार्श्व में संशय और भय की एक झाई सी प्रेम के संवेग से टकराती महसूस हो रही थी। अगले दिन पूरे शहर में जैसे एक जलजला सा आ गया। ऐसा लगा कि हर शख्स की जुबान पर एक ही लफ्ज था, लव जिहाद। एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को बहला फुसला कर ले गया। उसका धर्म परिवर्तित कर उसे निकाह पढ़वा लिया। हिंदुओं के देश में एक कट उनके धर्म को तार तार कर गया और उस पर गुंडई। लड़की के माँ बाप को धमकियाँ। ये हिंदुत्व की अस्मिता को गंभीर चुनौती थी।
जैसी उत्तेजना और आक्रोश इस प्रेम की परिघटना ने पैदा की थी, वैसा तो दिन दहाड़े कत्ल या सरेआम लूट या बलात्कार की घटना से भी पैदा नहीं होती थी। ये उत्तेजना महज दिलों के गुबार तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर उग्रता की फुफकारें मार रही थी। रात का खैरियत और अमन चैन से गुजरना भारी पड़ रहा था। पुलिस प्रशासन मामले को सहेजने में जुटा था और आने वाले वक्त की चुनौतियों से मुकाबले की तैयारी कर रहा था। धुंधलके को जब अंधेरे ने लील लिया, तब एक अनजाने अनिष्ट की आशंका ने आमना को अपनी कटीली गिरफ्त में जकड़ लिया। कुछ इंतजार के बाद जब उसने दोबारा फोन लगाया तो कंप्यूटर स्विच ऑफ का राग लपने लगा। अब्बू अभी लौटे नहीं थे। शायद बीवी के फोन से आश्वस्त थे कि लड़का सर पर दौड़ा आएगा। आमना के अंदर घबराहट और चिंता का हौला सा उठ खड़ा हुआ। उसने अकबर को पार्क, बाजार, दोस्तों के यहाँ देखने भेजा, पर असगर की कोई खैर खबर नहीं मिली। तब अमृता के यहाँ दरियाफ्त करना जरूरी लगा। अमृता के परिजन तो खुद भटक रहे थे। 2 बार फोन कर चुके थे पर कोई जवाब नहीं मिला, और फिर उसका फोन भी बंद आने लगा। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि आखिरी वक्त वो कहाँ और किसके साथ थी। अपनी लड़की के साथ कुछ अनहोनी घटित होने की आशंका उन्हें कोंचने लगी। अकबर की सूचना से उन्हें कुछ पलों के लिए राहत का एहसास जरूर हुआ, लेकिन फिर दिल की धड़कनें पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। दोनों का गायब होना, दोनों का फोन बंद होना, उनके बदन के रोए खड़े हो गए। असगर के परिवार को वो बखूबी जानते थे, पर उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनकी लड़की का असगर से कोई मेलजोल है। उस मनहूस और डसती रात ने जब आधा सफर पूरा कर लिया और तमाम खोजबीन से निराशा हाथ लगी, तो उन्हें पुलिस को इत्तिला देना जरूरी लगा। वे तो महज गुमशुदगी की सामान्य रपट लिखवाना चाहते थे, किंतु पुलिस के आग्रह और दबाव के चलते असगर के खिलाफ अपहरण, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और शांति भंग करने का नामजद मुकदमा दर्ज हो गया। बस सुबह तक विस्फोट की किरचें पूरे शहर में फैल गईं और ज्ञात अज्ञात, जुड़े अनजुड़े, अपने अजनबी सबको घायल करने लगी। आखिर एक हिंदू लड़की का अपहरण हुआ था, जिसमें यह कतई जरूरी नहीं था कि कोई उसे जानता है या नहीं। लड़की लड़का एक दूसरे से परिचित थे या नहीं। क्या ये जोर जबरदस्ती का मामला था या आपसी सहमति का? इसके पीछे किस सियासी या धार्मिक संगठन का हाथ है? या हिंदू लड़कियों को भगाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने में किसकी साजिश है? कैसे अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य बहुसंख्यक समाज को ललकारने का साहस और दमखम रखता है? दोपहर तक पूरे शहर को इस भयावह आग ने अपनी जद में ले लिया था। कई जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, अनेक जुलूस निकाले गए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खूब नारे लगाए गए और अनेक उत्तेजक व उग्र बैनर जगह जगह नजर आने लगे। हिंदू धर्म जिंदाबाद, मुसलमान हाय हाय, लव जिहाद मुर्दाबाद, मुसलमानों पाकिस्तान जाओ, कट को काट डालो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हिंदुओं की रक्षा हो, वगैरह वगैरह। कुछ जुलूस थाने के सामने एकत्र हो गए तो कुछ असगर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। जाहिर है प्रशासन इससे बेहद सतर्क और घबराया हुआ था। भीड़ का घर तक पहुंच जाना परिवार के जान माल के लिए घातक साबित हो सकता था। इसके दुष्परिणाम प्रशासन बखूबी जानता था, इसीलिए उन्हें रोकना जरूरी था। उधर कुछ इलाकों में मुस्लिम दुकानों पर पथराव और लूटपाट की खबरें आने लगी। प्रशासन हिंदू नेताओं और धार्मिक संगठन के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए था, जिससे फिल वक्त स्थिति को काबू में किया जा सके। असगर का घर क्या, पूरा मोहल्ला पुलिस छावनी में तरमीम हो गया था। उधर असगर की गिरफ्तारी और अमृता की बरामदगी के लिए कई टीमें लगी थीं। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर छापामारी हो रही थी। एक टीम जमीर को लेकर उनके रिश्तेदारों जानकारों के यहाँ खाना तलाशी कर रही थी। एक दूसरी टीम अकबर के साथ असगर और अमृता के मित्रों से पूछताछ कर रही थी।
आमना को भी थाने पर बुला लिया गया था, जिससे एक तो परिवार पर उसका दबाव पड़े और दूसरे वो उपद्रवियों से भी महफूज रहे। अगली सुबह पूरे शहर में जगह जगह असगर के पोस्टर चस्पा थे। प्रशासन बेहद चौकन्ना था, क्योंकि किसी भी समय कोई हादसा संभव था। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बंदोबस्त को पुख्ता किया गया था। सार्वजनिक स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, जिससे कुछ गंभीर अनहोनी न घटित होनी पाए। धारा 144 के तहत तमाम पाबंदियां लगा दी गई थीं। मसलन 5 से ज्यादा लोगों का साथ चलना या घूमना, सार्वजनिक स्थलों पर हथियार के प्रदर्शन पर पाबंदी, बिना इजाजत के जुलूस या प्रदर्शन पर रोक वगैरह। हालांकि ये बंदिशें हर किसी पर लागू नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लड़के लड़की के फरार या पलायन की इस शहर में ये पहली घटना थी। अमूमन साल में 4-5 ऐसी वारदातें होना सामान्य बात थी। सभी जानते थे कि 90% मामलों में आपसी सहमति से ही दोनों लापता होते हैं। हालांकि इल्जाम लड़के पर ही लगता है। काफी मामलों में गुपचुप ढंग से उन्हें तलाशने की कोशिश होती है और कई बार आपसी रजामंदी या सामाजिक दबाव के चलते उन्हें विवाह सूत्र में बांधकर मामले का पटाक्षेप कर दिया जाता है। बाद में ये मामले पूरी रोचकता और किस्सागोई से शहर में प्रचारित प्रसारित होते हैं और युवाओं के धड़कते दिलों के प्रेरणा स्रोत का दायित्व भी निभाते हैं। पर असगर और अमृता का गायब हो जाना जैसे धर्म, क्षेत्र या देश का बेहद संगीन मुद्दा बन गया था, जिसकी अनुगूंज शहर की सीमाओं का अतिक्रमण कर पूरे प्रदेश की राजधानी तक पहुंच चुकी थी। फोन बजने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में केस की प्रगति की दरियाफ्त होने लगी। थानेदार से लेकर जिला कप्तान तक की कुर्सी हिलाने की धमकी ही नहीं दी गई, बल्कि मुअत्तली की तलवार भी लटकती नजर आने लगी। राजनीतिक सक्रियता चरम पर थी। जनप्रतिनिधि गण प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगता कि बहुसंख्यकों का पीड़ित होना उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। सुझावों और धमकियों की भरमार थी। कप्तान साहब कुछ करिए, आज तीसरा दिन है। जब पुलिस एक लौंडे को नहीं पकड़ सकती तो बदमाशों को क्या खाक पकड़ेगी। किसी तरह लोगों को थामे हुआ हूँ, फिर मारकाट या आगजनी हो जाए तो हमें इल्जाम न दीजिएगा। सिर्फ इधर उधर दबिश देने से काम नहीं चलेगा। पब्लिक को दिखाने के लिए तो ये ठीक है, पर न तो लड़की बरामद हुई और न ही लौंडे और उसके घर वालों के खिलाफ कोई दमदार कार्रवाई हुई जिसका कोई असर नजर आए। आप माननीय मुख्यमंत्री का सख्त नजरिया जानते समझते हैं। कल भी पूछ रहे थे, अभी तो 1 दिन की मोहलत मांग ली है मैंने, पर बहुत नाखुश थे वो। सख्ती कीजिए कप्तान साहब, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या करना है। 2 दिन से मुल्ला को गाड़ी में घुमा रहे हैं, उसका एक पिल्ला मेहमान की तरह मटर गश्ती कर रहा है। अम्मी थाने में आराम फरमा रही हैं। ऐसे इनका पर सख्ती होती है, फिर तो लौंडिया मिलने से रही। अरे भाई, बेलन चढ़ाओ, करंट लगाओ, उल्टा लटकाओ। हिंदू लड़कों की हिम्मत क्यों नहीं होती मुसलमान लौंडियों को भगाने की? जानते हैं ना कि पूरा शमशीर पेट के आर पार हो जाएगा। हमारी सरकार में ये इतने मनगढ़ हो रहे हैं, लानत है प्रशासन पर। और जिलों में तो सब अपने बिल में घुस गए हैं। कप्तान साहब कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनमें दहशत हो, सरकार का इकबाल कायम हो और ऐसी हरकतें करने का ख्वाब भी ये न देखें। देर रात असगर के घर के इर्द गिर्द उपद्रवी नदारत थे। अलबत्ता तमाशबीनों की भीड़ जरूर थी। धड़ धड़ जौ जौ की आवाजों के साथ बुलडोजर और जेसीबी की मशीनें वहां मोर्चा जमा चुकी थी। हेलमेट पहने कारिंदों की टोली हाकिम के हुक्म के इंतजार में मुस्तैद खड़ी थी। घर के किसी सदस्य के वहां होने का सवाल ही नहीं था। एक लापता, बाकी तीनों अलग अलग थानों में मुख्तलिफ और नई नई तरह की यातनाएं झेल रहे थे। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।